नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। चर्चा हो रही थी कक्षा 11 के इतिहास विषय पर और मुद्दा था मेसोपोटामिया का शहरी जीवन। हमने देखा किस तरह से लोग दूर दूर से आकर मेसोपोटामिया में बसे, कैसी नदियां थी, क्या उसकी भौगोलिक दशा थी, व्यापार की स्थिति किस तरह की थी और लिपि और भाषा का विकास किस तरह से हुआ। लेकिन अब इससे थोड़ा सा और आगे भी बढ़ेंगे। कैसे? हम जानेंगे उनके मंदिरों के बारे में। मंदिर वही बनेगा, बड़ा ही एक स्लोगन था पीछे के दिनों में मंदिर के बारे में। देखिए, मंदिर का तात्पर्य किसी हिंदू मंदिर से हमेशा नहीं होगा। मंदिर का तात्पर्य कि उनके किसी आराध्य या इष्ट देवता से भी हो सकता है। किस तरह से उनका धार्मिक विश्वास रहा होगा। बच्चों, पहली बात तो ये है कि आप ये चैप्टर को बुक में से भी पढ़ोगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी हो सके इसको पढ़िए। जिस तरह मैंने एक लेक्चर लिया उसको आप घर पर जाकर पढ़िए। हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन एक दो बार मज़े से लेकर पढ़ोगे या ऐसा फील करोगे मैं वहीं पर हूँ। जैसे आप कभी हिस्ट्री 18 देखते हो ना, उस तरह से देखिए, उसको पढ़िए, आपको मज़ा आएगा, डेफिनेटली बात है ये। अब बच्चों, अगली बात, मंदिर के बाद में जो मंदिर की संरचना कैसी थी, क्या मंदिर में खास बातें थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लगभग 5000 ईसा पूर्व इस समय में मंदिरों का निर्माण होना लगभग शुरू हो चुका था। 5000 ईसा पूर्व यानी कि आज से करीब 7000 ईसा पूर्व के पहले तक। अब मंदिरों का निर्माण किस तरह से हुआ था हम बात करेंगे। ये मुख्यतः जो मंदिर थे ये 3 तरह के थे। कौन कौन से मंदिर? पहले मंदिर थे उर मंदिर। ये थे बेसिकली चंद्र देवता के या चंदा मामा के मंदिर, ठीक है, इन्हें समर्पित। देखिए बच्चों, उस समय हम ये मान सकते हैं कि धार्मिक विश्वास के लिए जो साधन थे वो कम थे, तो प्रकृति को ही अपने भगवान मानते थे और उसी से प्रेरित होकर कुछ देवी देवताएं निकले होंगे। जैसे कि चंद्रमा, हम भी मानते हैं ना कि चंद्रमा भगवान है। उसी तरह ऐसा संभव है कि चंद्रमा को मेसोपोटामिया के लोग अपने इष्ट देवता के रूप में देखते हों। दूसरा बच्चों जो था वो थे अपने इनाना मंदिर। अब बच्चों, मंदिर इनाना थे, वो थे किसी विशेष प्रेम या युद्ध के लिए, ठीक है, प्रेम और युद्ध, इनके लिए मंदिर थे। देखिए बच्चों, मंदिर से किसी चीज को, किसी कार्य करने को बल मिलता है। अब इनाना के जो मंदिर थे, किसी युद्ध में या किसी युद्ध में जाते समय वहाँ के नागरिकों, वहाँ के राजाओं, वहाँ की सेनाओं के द्वारा यहाँ पर आराधना, यहाँ पर भक्ति की जाती होगी, या ऐसा माना जाता होगा, ऐसा विश्वास रहा होगा कि इस मंदिर से उनके युद्ध, उनके आपसी प्रेम, चाहे वो प्रेम किसी से हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, बच्चों का हो, पत्नी का हो, किसी भी संबंध में प्रेम हो, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए इनाना मंदिर का उल्लेख मिलता है। और इसी तरह युद्धों में विजय, इन्हें प्राप्त करने के लिए इनाना मंदिरों का उल्लेख मिलता है। हमारे भी यहाँ पर था ना कि राजा जब युद्ध पर जाते थे, उससे पहले जो उनके सेनापति थे, राजा थे, वो सभी अपने आराध्य देवताओं के पास जाते और उनकी भक्ति करते। अब बच्चों, इसके बाद जो तीसरा है वो है आराध्य देवता का मंदिर। देखिए, आराध्य देवता थे जो, उनका मुख्य काम था किस चीज की हिफाजत करना, उनके अन्न की, पशु संपदा आदि। देखिए बच्चों, ऐसी बात है कि उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, तो ये तो था नहीं उनके पास कोई मारुति की कार थी या हुंडई की कोई i20 थी, बिल्कुल भी नहीं।
संपदा के नाम पर उनके पास केवल और केवल उनके पशु थे, उनकी फसलें थी। तो उसकी हिफाजत करने के लिए, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, बेहतरीन फसल, बेहतरीन कृषि की दुआ मांगने के लिए उनके पास कुछ मंदिर थे, जिसे कहेंगे आराध्य देवता के मंदिर। अपने भी आराध्य देवता हैं, बहुत राजवंशों के बहुत सारे आराध्य देवता हैं जिनका हमारे इतिहास में उल्लेख मिलता है। इसी तरह से वहाँ के जो लोग थे उनके पास भी आराध्य देवता हुआ करते थे। अब बच्चों, मंदिरों का योगदान क्या था? देखिए, मंदिर थे मुख्यतः सत्ता का केंद्र। कैसे? या तो व्यापार, अपने लोगों को जोड़ने के लिए मंदिर थे, या था व्यापार। अब देखिए बच्चों, स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई ए शहर है या कोई ए जगह है और एक जगह है कोई बी जगह है, बी में रहता है विनोद और ए में रहता है आयुष्मान, उदाहरण के लिए, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ए वाले बंदे ने कुछ उत्पादन किया, जैसे मान लो पट्टिकाओं का उत्पादन करता है, अपने यहाँ पर अगर माने तो ए है जो उसके पास कपड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन बी उसकी सिलाई अच्छी करता है, ठीक है। सिलाई ना माने तो उसके पास कुछ और संसाधन है, जैसे कि उसके पास सब्जी अच्छी है, ठीक है। अब इसको कपड़े की जरूरत है, इसको है सब्जी की जरूरत, तो ये एक जगह पर ऐसे जाएंगे, यहाँ पर आ गए, वो बंदा यहाँ पर आया, इसको बुलाया था, आ गई, बातचीत की, इन्होंने व्यापार कर लिया। इस भाई साहब ने, ये आयुष्मान है जो, इन्होंने उससे सिलाई ले ली, उससे सब्जी ले ली, और ये विनोद भाई साहब है, इन्होंने कपड़ा ले लिया। इस तरह से इनका व्यापार शुरू हुआ। अब धीरे धीरे उन्होंने ये बात सोची होगी, ऐसा आपकी बुक में लिखा गया है कि अक गए। अक कैसे गए कि भाई साहब रोज वही काम, हम इकट्ठे होते हैं, है ना, यहाँ पर बैठे कर क्या रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पर आकर अपनी कोई बस्ती बना लें। तो संभवतः ऐसा ही हुआ होगा और उन्होंने यहाँ पर आके बस्ती बना ली होगी। यही जो कंसेप्ट है मंदिरों के लिए भी है। कैसे? कि जो मंदिर थे उस समय में, वो न सिर्फ पूजा अर्चना के केंद्र थे, बल्कि धार्मिक आस्था और लोगों को एकत्रित करने के लिए, उनको एक साथ लाने के लिए भी मंदिर हुआ करते थे। कैसे बच्चों? देखिए कि पहली अवधारणा तो ये है कि कोई व्यक्ति किसी ए शहर से चलकर यहाँ पर जाता होगा रोज, वो देखता होगा कि यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर कोई एक ढांचा या कोई स्ट्रक्चर खड़ी की जाए जो मंदिर जैसे हो, ठीक है। तो इस तरह से भी संभव है कि मंदिर का निर्माण हुआ होगा। फिर कोई बी शहर से यहाँ पर आया होगा, या यही कोई 5-7 बंदों को इकट्ठा करके यहाँ पर लाया होगा, इस तरह से यहाँ पर मंदिर बना होगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरी अवधारणा है, वो क्या है कि जो ए है, ठीक है, इसने देखा होगा कि ये दूर एक पत्थर पड़ा है और इस पत्थर में इसको भगवान दिखे हों, इसको ब्रह्म दर्शन हुए हों। ऐसा हो सकता है ना, ब्रह्म दर्शन की तो चलो बात की बात है। उसने सोचा होगा कि ये जो पत्थर है ये देखने में भगवान के जैसा है, तो पहले तो इसके आसपास की चारदीवारी, ठीक है, फिर थोड़ा सा भव्य चारदीवारी की, सुंदर चारदीवारी की, इसके कारण उसकी भव्यता में बढ़ने लगी और एक करते करते वो एक मंदिर के रूप में आकर अवतरित हो गया था, ठीक है ना बच्चों। अब ये मंदिर किस तरह के थे या ये घर किस तरह के रहे होंगे? तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो है कि ये जो मंदिर थे ये कच्ची ईंटों से बने थे। कच्ची ईंटों से बने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई भट्ठा लगा है, कोई ईंटों को पकाने के लिए कोई यंत्र लगा है, ऐसा कोई कारखाना, ऐसे फैक्ट्री का कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ के जो मंदिर थे वो मूलतः कच्ची मिट्टी, मतलब मिट्टी को बिना पकाए हुए केवल कच्ची ईंटों के ही मंदिर थे। दूसरा बात, इनका जो देवालय था जहाँ पर इनके भगवान रखे होते थे उसको चारों तरफ से कवर किया जाता था, ठीक है। तीसरी बात,
यहाँ के मंदिर और यहाँ के घर बिल्कुल एक जैसे थे। अब इनके घर कैसे थे? ठाकुर भानु प्रताप की हवेली के जैसे। अब उनकी हवेली कैसी थी? देखिए, इस तरह से चौरस सा घर होता होगा, जैसा कि खुदाई में हमें अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। इस तरह से आसपास रहते होंगे कमरे, और बीच में होगा आंगन, आंगन के बीच में एक तुलसी का पेड़। माफ़ कीजिए, कुछ भी ये तो मेरी बनाई बात है, लेकिन इस तरह से 4 दीवारी युक्त गोल कतार में होंगे कमरे, इस तरह से कमरे, और बीच में रहा होगा इनका आंगन, ठीक है ना, इस तरह का। ये थे आम घर। मंदिरों में और देवालय थे, या माफ़ कीजिए, देवालय और मंदिरों में या फिर जो आम घर थे उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि ये भी तो भगवान का घर ही है ना। तो देखिए बच्चों, मंदिर और देवालय में आम घरों में फ़र्क ये था कि उनकी जो दीवारें थे वो मुड़ी हुई थी इस तरह से, एक खास समय, एक खास क्रम सीक्वेंस में इस तरह से उनकी मुड़ी हुई दीवारें रही होंगी, जैसा कि हमें अवशेष मिले हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इससे हमें पता लगता है कि मंदिरों में और इनमें क्या अलग अंतर था। अब दूसरी बात कि मंदिर थे सत्ता का केंद्र। कैसे बच्चों? कि देखिए, अब जो व्यक्ति मंदिर में रह रहा है उसके पास धीरे धीरे आगे प्रधानगी, क्योंकि मंदिर के कारण ही लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए होंगे, या ऐसा कुछ हुआ होगा कि उनको बुलाकर लाया होगा, ठीक है ना। तो ये है मंदिर का बीच का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर है देवालय। अब एक बंदा यहाँ पर बैठा है जो है प्रधान यहाँ का, ठीक है। अब इसका क्या काम था कि जो अतिरिक्त फसल है, ठीक है, जो अन्न है, जो तेल है, जो पशु है, मछलियाँ हैं, या जितने भी संसाधन हैं, इनका बंटवारा हो एक निश्चित क्रम में या अनुपात में, ठीक है ना, ताकि हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, जैसे अपने है ना। तो संसाधनों, संपदाओं के बंटवारे के लिए भी मंदिर थे, ऐसा हमें उल्लेख मिला है। अब दूसरी बात, मंदिरों में क्या चढ़ाया जाता होगा? तो मंदिरों में सामान्यतः अन्न, तेल, दूध, मछली आदि। अब बच्चों कहोगे आप कि मछली तो नॉन वेज होती है, ये कैसे चढ़ाओगे? तो देखिए बच्चों, हमें ऐसे उल्लेख मिले हैं कि वहाँ पर मछली भी चढ़ाई जाती होगी। देखिए, आज के समय में सनातन धर्म में, सिख धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि, या बौद्ध जैन धर्म में भी, कि पशु बलि यहाँ पर निषेध है, ठीक है ना। यहाँ इसको बुरा मानते हैं कि हमें पशुओं की बलि नहीं करनी है। लेकिन यहाँ के जो मंदिर थे उसके फर्श है, उस पर मछली की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा दही के भी अवशेष मिले हैं, दूध के भी अवशेष मिले हैं, जिससे कि ये भरपूर संभावना थी कि ये लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए, या जो भी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको पूरा करने के लिए इस प्रकार के जो क्रियाकलाप थे किया करते थे, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आपको पता लग गया कि ये मंदिर बन गया। अब इसके बाद है कि मंदिर थे कितने बड़े बड़े। ये बात बिल्कुल नहीं है कि छोटे छोटे से मंदिर थे, बहुत बड़े बड़े मंदिर भी रहे होंगे, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है। बड़े बड़े इतने कि जिनको चढ़ने में, जिनकी सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के देवालय में जाने तक लातें घिस जाती थी, लातें दर्द करने लग जाती थी। उनकी नहीं, हमारी, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं चल सकते, है ना। इस तरह के हमें उल्लेख मिले हैं। अब दूसरी बात, इतने बड़े बड़े मंदिरों को बनाया किसने होगा? तो ऐसा संभव है कि मंदिरों को बनाने के लिए ही हो सकता है किसी दूर बस्तियों से कुछ लोगों को किराए पर या मजदूरी पर, भाड़े पर लाया गया हो और मंदिर का काम शुरू कर दिया हो। मंदिर भव्य थे तो साधारण सी बात है उसको बनने में समय लगेगा। तो एक ऐसे मंदिर का उल्लेख मिला है जिसको बनाने में 1500 मजदूरों ने काम किया था। कितने घंटे? रोज 10 घंटे। और कितने समय तक? 5 वर्ष तक। कितना समय काम किया होगा ना उन्होंने, इतना तो ताजमहल वाला काम भी ऐसे ही कुछ था, लगे रहे थे कितना समय। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना समय काम किया होगा उन्होंने।
तो स्वाभाविक सी बात है उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, तो संसाधन बाहर से लाते होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका इस तरह से व्यापार वाणिज्य भी चला होगा। और इसी तरह से मंदिरों और व्यापार का आपस में कनेक्शन, आपस में संबंध जरूर था। अब हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ काम होता होगा। तो बच्चों ऐसा उल्लेख मिला है कि यहाँ पर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कपास, ठीक है, फसलों के उत्पाद, इस तरह के काम सामान्यतः रहे होंगे, ठीक है। और उनके अवशेष भी हमें पुरातत्ववादियों के द्वारा उनके दिखाए गए हैं। अब देखिए बच्चों, गांवों से शहरों का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले छोटी छोटी बस्तियां थी, ठीक है ना। अब देखो इसमें सिर्फ अन्न का काम है, इसमें थोड़ा बहुत मूर्तियों का काम है, इसमें कोई और काम होगा, तो इनको सभी को एक साथ लाने की ज़रूरत थी ताकि सभी काम समन्वय से किए जा सकें। अब इसको मूर्ति वाला है, इसको कच्चा पत्थर चाहिए मूर्ति बनाने के लिए, तो ये किसी इसके पास जाएगा। इसको वह खाने के लिए कुछ, या इसको कुछ औद्योगिक चीज़ चाहिए, कोई खिलौने चाहिए, कोई चिमटा चाहिए, कोई औजार चाहिए, तो ये तीसरे बंदे के पास जाएगा। इस तरह से इनकी फालतू में ना परेशानी होती थी इनको इधर उधर जाने में। तो इन सभी ने सोचा कि भाई साहब एक जगह रह लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये सभी एक जगह रहने लगे और इनकी बस्तियां बन गई। अब बस्तियों के साथ छोटे छोटे गांव थे, उनके गांवों के बारे में भी कुछ हमें जानकारियां मिली हैं। कैसे, देखिए बच्चों, ये होते हैं पहाड़। डजला और फरात नदियाँ थी ना, पहाड़ों से निकलती, हमने देखा था पीछे, इस तरह से थे पहाड़, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पहाड़, इस तरह से, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे करके नदियाँ निकलती होंगी ना, इस तरह से। इधर कोई डजला फरात ऐसे है ना, उनकी सहायक नदियाँ। तो देखिए बच्चों, जो नदी है ना उसका कोई रास्ता खास नहीं होता, उसकी हल्की सी ढलान है, तीव्र ढलान नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी इस तरह से जाती है आगे आगे। तो क्या पता आगे कैसे मिल जाए। तो यहाँ पर भी शहर रहे होंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ छोटे छोटे गांव रहे होंगे। तो देखिए कुछ बार ये नदी है जो चाहे जलवायु के कुछ कारण रहे हैं, जैसे भी कारण रहे हों, ये ऐसे मुड़ जाती होगी। तो ये गांव उठाकर यहाँ पर लगा दिया। अब ये नदी कई बार यहाँ से घूमती घूमती ऐसे आ जाएगी, तो ये गांव उठाकर यहाँ पर आ गए। तो ऐसा खुदाई में कुछ अवशेष मिले हैं कि गांवों को एक जगह से कई बार विस्थापित किया गया होगा। दूसरा कारण क्या था कि देखिए ऊंचाई पर कुछ लोग रहते हैं, इनके पास पानी पहले आएगा, नीचे रहने वाले जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके पास पानी बाद में आएगा। तो नीचे ऊपर वाले करते थे दादागिरी। कैसे कि यहाँ तो वो पानी को रोक लेते थे कि भाई साहब आगे नहीं जाने देंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इनके पास पानी नहीं पहुँचेगा तो भाई साहब लड़ाई, हत्याएं, कत्ल, ये इनके साथ लड़ते होंगे, ठीक है। लड़ते होंगे तो कोई एक आधा जीतता भी होगा। तो इस तरह के उल्लेख हमें मिले हैं। दूसरी बात कि जैसे यहाँ से पानी प्रवाहित हो रहा है, ये ऊपर वाले ये इसका उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर कुछ जम जाएगा, है ना। पानी का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा। अवरुद्ध होने से क्या होगा, इनकी सफाई न करने से जो पानी अवरुद्ध हुआ है वो आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पानी की किल्लत, फिर लड़ाइयाँ, फिर दंगे, फिर हत्याएं, कोई बात, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमें उल्लेख मिलते हैं। अब मान लो ये बंदा है, ये बंदा है, इन दोनों की होगी लड़ाई, तो क्या होगा कि ये ए बंदा है, ये है बी, तो ये कहता है बी शहर का, ये बी गांव का पूरा सामान लूट कर ले जाता और ए को दे देता, ए के लोगों को आपस में बांट देता ना। मंदिर में जाकर वही हिसाब किताब, वहाँ पर एक अकाउंटेंट होगा या एक लेखाकार होगा, उनका जो पूरा हिसाब रखता होगा, क्या सामान आया है, कैसे बांट रहा है ना। इस तरह से पूरी खुशियाँ मनाते। ऐसा नहीं था कि जो ए ने बी को लूट लिया तो बी का अधिकार भी उसके पास आ गया, है ना। जैसे कि अपने पढ़ा है ना कि एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता तो उस राजा की सभी जो संपदाएं थी, उसके महल थे, उसके किले थे, उसका शहर था, उस पर भी कब्जा कर लेता। लेकिन इनके ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनके संसाधन थे, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे मवेशी हों, पशु हों उनके, या कुछ और संसाधन हों, उनको लूट कर लाते थे और अपने लोगों में बांट देते थे। इस तरह के हमें उल्लेख मिले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो होगी बात।
अब धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि भाई क्या लड़ाइयों में रखा है, सियाने हो गए थे धीरे धीरे वो, ठीक है। तो इस बात से हताहत होकर ए और बी आ गया, फिर बीच में सी आ गया, इन्होंने मिलकर इकट्ठा अपना राज्य या कुछ ऐसा संस्था जो एकीकृत थी, ऐसी एकीकृत संस्थाएं बनाना शुरू कर दिया कि जो इन सभी के कल्याण के लिए काम करेगी, ठीक है ना। ये नहीं लड़ाइयाँ कर दें, बंदे मर जाएंगे, मवेशी मर जाएंगे, क्या रखा है इन चीज़ों में। मिलकर कुछ संसाधन इकट्ठे करो और राज्य करो ताकि बेहतरीन शासन चल सके। इस तरह के हमें उल्लेख मिलते हैं। कुछ ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि ए राज्य ने बी को गिफ्ट भेज दिए, बी ने सी को भेज दिए, इस तरह से उनका मान मनुहार करते थे, है ना। ऐसी परंपराएं या ऐसे संकेत थे, ये हम सभी को मिले हैं। अगली बात बच्चों कि हमें कुछ ऐसे गांव मिले हैं मेसोपोटामिया में जिनका क्षेत्रफल लगभग 250 हेक्टेयर था। 250 हेक्टेयर यानी कि लगभग अगर राजस्थान के संदर्भ में लें तो 1000 बीघा, लगभग इतने बड़े शहर हमें मिले हैं जो कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो से लगभग 2 गुना थे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की आबादी भी वहाँ से ज़्यादा रही होगी। अब इसके बाद कुछ युद्ध बंदियों का उल्लेख भी है कि जब ए ने बी पर हमला कर दिया तो इसमें कुछ युद्ध के बंदी भी रहे होंगे, उनको कैद करके ये अपने यहाँ पर ले आए और उनसे अच्छी तरह से काम करवाया, उनका पूरा शोषण किया गया। यानी कि मजदूरों की प्रताड़नाएं होती थी, उनको नौकर बनाकर रखा जाता था। इस प्रकार के हमें संकेत मिले हैं। कौन सी सभ्यता में? मेसोपोटामिया में। यानी कि उसने नौकरशाही को भी या लोगों को नौकर बनाना और इस प्रकार की प्रथाओं को भी प्रारंभ कर दिया था। और उन नौकरों से क्या करते थे? विभिन्न प्रकार के देवालय बनाते थे, घर बनाते थे, है ना। मंदिरों के ऊपर से शंकुनुमा आकृति बनाते थे ताकि सुंदर लगे। यानी कि उन्होंने मंदिर की भव्यता का भी काम शुरू कर दिया था। और मंदिर थे राजनीति का या प्रशासन चलाने का केंद्र, ठीक है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय में बहुत सी तरक्की की गई होगी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शहरी जीवन की, उनका शहरी जीवन किस तरह का रहा होगा। तो देखिए बच्चों, अंधविश्वासी तो वो भी थे। अब कितने अंधविश्वासी थे इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो लिखा है इसे मिटा दें। हाँ जी बच्चों, तो अंधविश्वासी तो वो भी रहे होंगे। अब कितने अंधविश्वासी थे इसका हम उल्लेख करेंगे, इसका जिक्र करेंगे हम। तो बच्चों ऐसा है कि उस समय शहरों की खुदाइयाँ हुई तो हमें पता लगा कि शहर कुछ वर्गों में विभाजित था। वर्ग कैसे? यानी कि कुछ उच्च वर्ग और कुछ निम्न वर्ग। अब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? अपने मन से नहीं कह सकते हम। देखिए बच्चों, इसके हमें संकेत मिले हैं कि जो घर थे उस मेसोपोटामिया सभ्यता के घर थे, उन घरों में अंतर था, उनकी बनावटों में अंतर था। जो ऊंचे वर्गों के घर थे वो थोड़ा सा एडवांस थे, थोड़े से अच्छे बने हुए थे, ठीक है। उनकी आकृतियाँ बड़ी थी, उनमें कमरों की संख्या ज़्यादा थी। इससे उल्टा जो निम्न वर्ग हैं, छोटी जाति के या जो भी आम लोग होंगे तथाकथित, ठीक है, उनके घर थोड़े से छोटे थे। दूसरी बात, जो रानियां थी या जो राजा थे, उनको जब दफनाया गया तो उनकी जो कब्रें थी, ठीक है, उनके कब्रों के साथ कुछ जेवरात, कुछ अंगूठियां, शराब की बोतलें, यानी कि इस तरह के संसाधन रखे थे। अब बच्चों क्या इसका मतलब हुआ कि ये कुछ क्यों रखे होंगे? तो हम कह सकते हैं ऐसी उनकी मान्यताएं थी या ऐसा उसका अंधविश्वास रहा होगा कि वो मानते होंगे कि मरने के बाद ये सभी उपभोग करने की चीज़ें वो अपने साथ लेकर जा सकेंगी। मरने के बाद भी भाई साहब, बाई चांस स्वर्ग जा रहा है, वो स्वर्ग में तो सारी सुविधाएं हैं, अगर नर्क गया तो साथ में बैकअप होना चाहिए ना। ऐसी मेरी तरफ से मानना है, मजाक की बात है।
तो उनकी कब्रों के साथ साथ शराब, जेवरात, कीमती कीमती चीज़ें, कीमती पत्थर, सिप्पी, गोंगा, इस प्रकार की चीज़ें मिली हैं, जिससे कह सकते हैं कि उच्च वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोगों में विभिन्नता थी, उनमें अंतर था, क्योंकि निम्न वर्ग के लोगों की कब्रों के साथ ऐसा कुछ नहीं मिला है, सिर्फ हड्डियाँ, कुछ भी नहीं था उनके पास रखने को लिए। नहीं, लोगों के लिए कुछ नहीं है, इतना तंग टाइम चल रहा था उनका। तो ये बात है। अब इसमें दूसरी बात आती है विवाह की। विवाह कैसे होते होंगे? तो जिस तरह के हमें प्रमाण मिले हैं, तो विवाह जैसे हमारे लोगों के होते वैसे थे। पहले मेल मिलाप होता होगा, रिश्ते की बात तय होती होगी, धीरे धीरे माता पिता राजी होते होंगे, माता पिता राजी हो गए, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाते थे, फिर बच्चों की शादी होती थी। अब शादी में क्या था? शादी में कुछ रस्में थी। कैसे? मंदिर में जाएंगे, वहीं पर शादी करेंगे, या कोई देवालय होगा, या कुछ खास धार्मिक परंपराओं से शादी होती होगी। अब शादी के बाद दो पक्ष हैं, एक है वर, एक है वधू। वर वाले वधू की यहाँ पर बारात लेकर जाते होंगे, जैसे अपने था ना उस तरह से वो बारात ना कहकर उसको किसी और चीज़ से, किसी और नाम से संबोधित करते होंगे, ये बात तो है। अब बारात लेकर गए तो ऐसे पड़ता है कि इन दोनों की शादी किसी मंदिर में, किसी देवालय में हुई, अच्छे परंपराओं के साथ। उसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद जो वधू थी, वधू का पिता या वधू की माता, उसने जीवन भर जो वधू के लिए पूंजी एकत्रित की है या जो संसाधन एकत्रित किए हैं, जो भी चीज़ें एकत्रित की हैं, उनको अपनी बेटी को दे देते थे। और वर के पिता वर को उसकी पैतृक संपत्ति थी जो, या जो भी था उनके पास ले देकर वो दे दिया करते थे। और ऐसी परंपराएं थी कि वो एकल परिवार में रहा करते थे। एकल परिवार कौन सा होता है? जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हों। तो देखो, जब तक तो अब लड़का कुंवारा, फिर तो रहेगा अपने माँ बाप के पास, ठीक है। हालांकि उसके बाद भी उल्लेख मिलता है कि अपने माँ बाप के पास रहता होगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं। फिर उसकी पत्नी उसके कान भर देती होगी। ये है ना हमारे कि लड़की ने कान भर दी, भाई लड़का अलग हो गया। तो जो भी है, संभवतः एकल परिवार की परंपरा रही थी वहाँ पर, ताकि उनका जीवन निर्वहन आसानी से हो सके। बड़े परिवार को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल तो नहीं कहेंगे कि उसको एकीकृत करके रखना मुश्किल होता है एकल परिवार की तुलना में। हालांकि दोनों के अपने अपने तर्क हैं, संयुक्त परिवार के तर्क हैं कि साथ देने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए सदस्य ज़्यादा होंगे। कभी कोई परिवार पर अड़चन आ जाए तो उसको झेलने के लिए, उसको संभालने के लिए परिवार के लोग हमेशा मदद करते हैं। तो मानसिक दृष्टि से बड़े परिवार बहुत लाभकारी हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि एकल परिवार सुखी हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, जिस पर हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अब इसके बाद आती है जो अपना उनका शहरी जीवन था, उनका काम। तो मोहनजोदड़ो में जो उनकी गलियां थी, ठीक है ना, उनकी गलियां बहुत ही ऐसे संकरी गलियां मिली हैं और टेढ़ी मेढ़ी गलियां, इस तरह से ना, संकरी और टेढ़ी मेढ़ी गलियां। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि उनमें नगरीकरण का भाव था। देखिए बच्चों, सिंधु घाटी की मोहनजोदड़ो सभ्यता, उसमें बिल्कुल सीधी सीधी चौड़ी गलियां, साफ सुथरी गलियां, ऐसी गलियां मिली हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हालांकि उसमें हम नहीं जाएंगे कि 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, लेकिन इनमें टेढ़ी बांकी की गलियां थी, बीड़ी बीड़ी गलियां थी, तो दिक्कत थी। तो इससे क्या था कि वहाँ पर बड़े बड़े गाड़े, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी लेकर जाना मुश्किल था, क्योंकि गलियों में मुड़ना मुश्किल है। तो सामान्यतः ये जो अपना बोझा था, ये घोड़ों या गधों की पीठ पर लाद कर लेकर जाया करते थे। इस प्रकार से हमें प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना बच्चों। अब ये बात तो हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे घरों की सभ्यताओं के बारे में। तो यहाँ पर नालियाँ नहीं मिली बच्चों, नालियाँ नहीं मिली। देखिए सिंधु घाटी में तो जो नालियाँ थी वो तो अच्छा उनका ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, बाहर सारा गंदा पानी जाता था। तो इनके भी पानी एकत्रित करते थे, चाहे बरसात का पानी हो या दैनिक जरूरत के बाद जो उनका वेस्ट पानी था, उसको कुछ छोटी छोटी धारावाहों के जरिए, जो घर था ना घर, उसके बीच में कोई
चाहे हौज होगा या कुछ और चीज़ होगी, वहाँ पर डाल देते थे। अब उसका पानी का क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला है। दूसरी बात बच्चों ये है कि उनके जो घर मिले हैं तो उसमें कुछ ऐसे उल्लेख मिले हैं कि वो जो कचरा है, कचरा डालने के लिए कोई कचरा पात्र या कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। जिस प्रकार से धोलावीरा में हमें मिला है ना कचरा पात्र मिला है, उस तरह से यहाँ पर कुछ भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला है कि कचरा पात्र होगा। तो ऐसा संभव है कि वो अपनी गलियों में ना कचरा डाल देते होंगे। तो गलियों में कचरा डाल दिया तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे लोगों के चलने फिरने से दब जाता होगा, कुछ मिट्टी आ जाती होगी ऊपर, इस तरह से वो गली ऊपर हो जाती होगी। लेकिन इससे क्या होगा कि गलियों में के ऊपर होने से घरों में बरसात का पानी भरने लग जाता होगा, तो फिर घर ऊंचे, फिर गलियाँ ऊंची, जैसे आज के हमारा है ना। तो इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कि ये जो रेस थी चलती होगी वहाँ पर। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद की बात करते हैं हम कि जो उनके घर में हौज था वो क्यों था, या ऐसी मान्यता है कि वो पानी को बाहर क्यों नहीं फेंकते होंगे। तो हो सकता है कि गली में कीचड़ हो जाता हो इसलिए ना फेंकते हो, संभावना पूरी है उसकी, एहतियात जरूरी है। अब इसके बाद आती है हमारी नगरीय सभ्यता के घरों के बारे में बात। तो जो घर थे वो कुछ इस तरह से थे। चौधरी भानु प्रताप सिंह का घर, उस तरह के घर, आस-पास में कमरे होते होंगे इस तरह से, कई सारे कमरे हैं ना, बीच में रहता होगा आंगन। और एक खास बात, इनके घरों में खिड़कियां जो थी वो बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं होती, खिड़कियां थी अंदर की तरफ। बाहर सिर्फ एक मेन गेट था केवल, ठीक है। और अंदर की तरफ खिड़कियां होने का तात्पर्य क्या है कि वो लोग अपनी प्राइवेसी, अपनी गोपनीयता को संरक्षण देते होंगे, यानी कि सीक्रेसी, उनकी प्राइवेसी उनकी बहुत ज़्यादा जरूरी थी उनके लिए। अगली बात, संभव है कि वहाँ के लोग अंधविश्वासी थे। पूरी संभावना है कैसे कि जो घर थे उनकी खिड़कियाँ आमने सामने नहीं है। क्यों? अगर खिड़कियाँ आमने सामने होंगी तो संपन्नता कम आएगी, या आमने सामने न हो तो लोग संपन्न होंगे। दहलीजें ऊंची थी, तो अगर दहलीजें ऊंची होंगी तो घर में सुख संपदा या धन दौलत आएगी। उसके बाद कुछ और उल्टी सीधी सी बातें कि अगर जो गेट है इस तरह से होगा तो बहू में और सास में बनेगी नहीं। हालांकि एकल परिवार के हमने उदाहरण देख लिए कि लड़की की शादी हुई, 1 महीने बाद कान भरे और अलग, इस तरह की अवधारणाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद एक खास बात कि यहाँ पर कब्रिस्तान थे लोगों को दफनाने के लिए, लेकिन कुछ घरों के अंदर हमें कब्रें मिली हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई लाशें मिली हैं, कब्रें मिली हैं, उनको एक अच्छे तरीके से दफनाया गया है। तो क्या इसी में कारण रहे होंगे, क्या कुछ बीमारी फैल गई थी, या कुछ अंधविश्वास था, या फिर कोई वो क्राइम पेट्रोल वाला सीन था कि कोई हत्या करके दफना दिया गया उसको, कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ख़ास बात की जो मोहनजोदाड़ो, अपने जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, इसके नगरीय सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1930 में। ये एक याद रखने योग्य बिंदु है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देखिए आप, ठीक है ना। और ख़ास बात, आप बुक को ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।